वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि अभी आप सभी जानते होंगे कि इज़राइल हमास का जो युद्ध था, जो गाज़ा में इज़राइल युद्ध शुरू किया था, ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, उसके काफ़ी समय बीत चुके हैं। जब गाज़ा पे इज़राइल ने अटैक किया तो सबने अंदाज़ा लगाया था कि कुछ दिनों का एक छोटा-सा अटैक होगा, उसके बाद से चीज़ें फिर वापस नॉर्मल हो जाएँगी, जो पहले काफ़ी समय में ऐसे होते रहा है। लेकिन इसके उलट इस बार स्थिति कुछ और है। कई लोग तो इससे वर्ल्ड वॉर का भी नाम देना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो इज़राइल का युद्ध था पहले गाज़ा में हुआ। गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, ड्रोन अटैक हुआ, रॉकेट अटैक हुए, मिसाइल्स दागे गए, फिर ग्राउंड ऑपरेशंस इज़राइल ने लॉन्च किया। उसके बाद से जो गाज़ा में हमास के टॉप कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट करने के बाद से गाज़ा पे एक तरफ से हिज़बुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिया जो लेबनान में बेस्ड है। इज़राइल इसको भी रिटेलिएट किया, वहाँ भी एयर स्ट्राइक करे, ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ भी लॉन्च करा। उसके बाद से जो हिज़बुल्लाह है उसके भी टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया। अब दिक्कत हिज़बुल्लाह और हमास की नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो ईरान इसको बैकिंग देता है, ईरान बैक कर रहा है इसको। तो इसके बाद से जैसे ही टॉप कमांडर्स को इज़राइल ने एलिमिनेट किया, ईरान ने कई बार मिसाइल से अटैक किए इज़राइल पे। हाँ, वो अलग बात है कि वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे, कुछ इफ़ेक्टिव रहे भी जो जाके इज़राइल में हिट भी किए हुए हैं। लेकिन उतना इज़राइल को ज़्यादा लॉस फेस करना नहीं पड़ा है। इसके रिटेलिएशन में इज़राइल क्या किया ईरान के लिए? तो ईरान में उसने कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं किया। ऐसा नहीं कि बस फाइटर एयरक्राफ्ट भेज दिए, पूरी राजधानी को बॉम्बिंग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि जो टॉप कमांडर्स थे, जो इनके लिस्ट के हिट लिस्ट में जो भी नाम थे, इज़राइल के लीडर्स थे, चाहे साइंटिस्ट थे, जो भी थे, उनको धीरे-धीरे एलिमिनेट करना शुरू किया। काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चल रही है। लेकिन अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इज़राइल ने ओपन रिटेलिएशन किया है। लगभग-लगभग 100 फाइटर एयरक्राफ्ट को ईरान की राजधानी तेहरान में बॉम्बिंग के लिए भेज दिया। ये डायरेक्ट ओपन कॉन्फ्लिक्ट है। और जी हाँ, 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो अपने एक बेस पे गए, एयरफोर्स बेस पे गए और वहाँ अपने पायलटों के साथ खड़े होकर ये बात कह दिया कि अब समय आ चुका है कि पूरी दुनिया को हम इज़राइल की ताकत दिखा दें। और ये स्टेटमेंट के दूसरे ही दिन आप देखेंगे कि इज़राइल ने एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन एयर स्ट्राइक कर दिया ईरान पे, जिसके रिस्पॉन्स में इज़राइल पे भी अटैक हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ कहा गया है कि आवर्स आफ्टर इज़राइली अटैक ऑन ईरान, हिज़बुल्लाह से इट लॉन्चेस ड्रोन स्ट्राइक्स। इसके बाद से हिज़बुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है जो एयरफोर्स बेस है इज़राइल के उस पे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वार है, ये जो लड़ाई है, ये धीरे-धीरे और लंबा होते चला जा रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, दूसरी तरफ थ्री फ्रंट वॉर में इज़राइल उलझा हुआ है। और हो सकता है आने वाले कुछ समय में आप चाइना को भी देखें ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन करते हुए। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस समय यूएस चारों तरफ से फँस चुका है और ये चाइना के लिए बेस्ट समय है अपने इस बहुत पुराने समय के ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो ऐसे मिसाइल अटैक के बाद से आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ईरानियन आर्मी ने कन्फर्म किया है कि उसके 2 सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। ये उनके स्टेटमेंट है। जबकि इज़राइल ने कहा है कि हमने बहुत ही कोवर्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रिसाइज़ तरीके से अटैक किया है, जो सिर्फ़ मिलिट्री को टारगेट करते हैं, ईरानियन मिलिट्री को टारगेट करती है, किसी भी ईरानियन सिविलियन को या जो रिहायशी इलाके हैं, उन पे हमने अटैक नहीं किया है। लेकिन देखिएगा इसका रिटेलिएशन आएगा ईरान की तरफ से और मुझे नियर फ्यूचर में तो कम से कम ये जो रिटेलिएशन का गेम है, ये रुकते हुए नहीं दिख रहा है। और अगर इसमें मेजर पावर्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। और मेजर पावर कहने का मतलब है कि जैसे यूएस तो इन्वॉल्व है ही, एयर स्ट्राइक के बाद से यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से अलर्ट पे था कि कोई भी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि इजराइल के इस अटैक को पूरी तरीके से बैकिंग मिल रही थी अमेरिका की। अगर रशिया कंप्लीटली या चाइना कंप्लीटली ओपनली अगर ईरान की तरफ से सपोर्ट में आते हैं तो इक्वेशन काफ़ी बदल जाएगा और इसकी जो आने वाले समय में स्थिति होगी बहुत ही भयावह हो सकती है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।